नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह कैसे हो सकता है कि वोट जितना पड़ा उससे ज्यादा गिन लिया जाए या उससे कम हो जाए? क्या आप जानते हैं कि गुजरात के अमरेली में जितने वोट पड़े उतने ही गिने गए? केरल के अटिंगल, लक्षद्वीप और दमन दीव में भी जितने वोट पड़े उतने ही गिने गए। केवल इन्हीं 4 सीटों पर इस तरह की बराबरी रही है। बाकी हर जगह या तो वोट कम गिना गया या ज्यादा गिना गया है। एडीआर का कहना है कि 538 सीटों पर वोटों की गिनती में अंतर है। कहीं कम गिना गया तो कहीं ज्यादा गिना गया। अब इस पर सवाल पूछा गया तो चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है? उसी की वेबसाइट पर प्रकाशित डेटा के अध्ययन से दो संस्थाओं और एक पत्रकार ने देखा कि वोटों की गिनती में अंतर है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, वोट फॉर डेमोक्रेसी और पत्रकार पूनम अग्रवाल ने चुनाव आयोग की साइट पर जो आंकड़े मौजूद हैं उसका अध्ययन किया है। एक अन्य एकेडमिक अनिकेत आगा ने भी अपने स्तर पर इन आंकड़ों का विश्लेषण किया है। सभी ने अलग अलग तरीके से इन आंकड़ों का विश्लेषण किया है, लेकिन सबके निष्कर्ष में यही आया है कि जितना वोट पड़ा उससे कम गिना गया या ज्यादा गिना गया। एडीआर ने चुनाव आयोग को सवाल भी भेजा है मगर जवाब नहीं आया। पत्रकार पूनम अग्रवाल ने चुनाव आयोग को ईमेल किया है और ट्विटर पर भी पूछा है, जवाब नहीं मिला। पूनम अग्रवाल ने तो 2019 में ट्विंट के लिए एक रिपोर्ट की कि 373 सीटों पर जितने वोट पड़े थे उससे कम या ज्यादा गिने गए। महाराष्ट्र की संस्था वोट फॉर डेमोक्रेसी का कहना है कि उनके अध्ययन के अनुसार सारे चरणों का मिलाकर वोटिंग टर्नआउट और फाइनल डेटा में 5 करोड़ से अधिक वोट का अंतर है। फाइनल डेटा में 5 करोड़ से अधिक वोट का अंतर कैसे आ गया? इस संस्था ने इन संसदीय क्षेत्रों का डेटा देखा है, सभी का, जहां 1 लाख या उससे अधिक वोटों से हार या जीत हुई, और उन संसदीय क्षेत्रों का डेटा देखा है जहां 50,000 या उससे कम वोट से हार या जीत हुई। वोट फॉर डेमोक्रेसी का कहना है कि मतदान समाप्त होते ही शाम 7:45 बजे तक वोटर टर्नआउट का डेटा आ जाता है। उसके बाद फाइनल आंकड़ा आता है। दोनों में इस बार करीब 5 करोड़ वोट का अंतर है। इसके बाद अलग अलग चरणों में वोट परसेंट 3.2% बढ़ गया तो किसी चरण में 6.32% वोट बढ़ गया। अगर आप इसे आंध्र प्रदेश में जाकर देखें तो वहां 12.54% वोट बढ़ा है और ओडिशा में 12.48% वोट बढ़ा है। ऐतिहासिक रूप से 1% से ज्यादा की वृद्धि नहीं होती थी, लेकिन 12% से अधिक की वृद्धि समझ नहीं आती है। चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा, इसलिए संदेह हो रहा है कि क्या 2024 का चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ है। ये वोट फॉर डेमोक्रेसी का कहना है। वोट परसेंट में इतना अंतर कैसे आ सकता है? रात 8 बजे जो डेटा आता था मतदान के चरणों के बाद वो प्रोविजनल होता था, अस्थायी, लेकिन 2-3 दिनों के बाद जो दिया जाता था वो फाइनल होता था। इसके बाद तो उन आंकड़ों में बदलाव नहीं हो सकता, खासकर जब वोट गिने जा चुके हैं। यह कैसे हो सकता है कि वोट जितना पड़ा गिनती उससे ज्यादा की हो गई या कम की हो गई? वोट फॉर डेमोक्रेसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कई राज्यों में इससे बीजेपी को फायदा दिखता है। ओडिशा में बीजेपी को 18 सीटें अधिक मिली हैं, महाराष्ट्र में 11 सीटें ज्यादा मिल गईं, पश्चिम बंगाल में 10 सीटें ज्यादा मिल गईं, आंध्र प्रदेश में 7 सीटें ज्यादा मिली हैं, कर्नाटका में 6 सीटें ज्यादा मिली हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान में 5-5 सीटें बढ़ गई हैं, बिहार तेलंगाना हरियाणा मध्य प्रदेश में 3-3 सीटों का फायदा हुआ है, असम में 2 सीटें अधिक मिली हैं, केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में 1-1 सीटें बीजेपी को अधिक मिली हैं। इस तरह वोट फॉर डेमोक्रेसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बीजेपी को 15 राज्यों में 79 सीटों का फायदा दिखता है और इस पर उन्हें संदेह, खासकर दूसरे चरण में वोटर टर्नआउट के बाद जो फाइनल आंकड़ा आया उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि थी। दूसरे चरण के नतीजों में बीजेपी को काफी फायदा हुआ है, जबकि इस तरह का ट्रेंड बाकी के चरणों में देखने को नहीं मिला है। दूसरे चरण में यूपी की 8 में से 8 सीटों पर बीजेपी जीत गई,
राजस्थान की 13 में से 10 सीटों पर बीजेपी जीती, मध्य प्रदेश की 6 सीटों में से 6 पर बीजेपी जीती, कर्नाटका की 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी जीती। इसी फेज में बीजेपी को केरल में 1 सीट मिली और 14 सीटों पर बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। वोट फॉर डेमोक्रेसी का कहना है कि अगर मतदान के दिन जो टर्नआउट का आंकड़ा दिया गया है और उसके अगले कुछ दिनों के बाद फाइनल नंबर दिया गया है, उसमें 5 करोड़ से अधिक का अंतर नहीं आता तो बीजेपी 76 सीटों पर हार भी सकती थी। इसलिए उनके अध्ययन के हिसाब से गड़बड़ियों की आशंका है। यह तो काफी गंभीर आरोप है। आरोप लगाने वाले अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने भी कहा है चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है, तब भी जवाब नहीं आया है। कुछ राज्य हैं जहां पे एनडीए का जो पलड़ा है वो हल्का है, एनडीए मजबूत नहीं है, जैसे केरल है और तमिलनाडु है। वहां पे आप देखेंगे कि चुनाव जो है एक ही चरण में होंगे। कुछ और राज्य हैं बराबरी के राज्य हैं, यानी उनके सीटें उतनी ही हैं करीब करीब, लेकिन वहां पे जो चुनाव है ज्यादा चरणों में होता है। ऐसा क्यों? जैसे उदाहरण के तौर पे उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 4 चरण में चुनाव होता है। केरल में 20 सीटें हैं, 1 चरण में चुनाव होता है। असम में केवल 14 सीटें हैं, 3 चरण में चुनाव होते हैं। बिहार और बंगाल, बिहार में 40 सीटें हैं, बंगाल में 42 सीटें हैं, 7 चरणों में चुनाव होता है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, करीब करीब बराबर, उसमें 1 चरण में होता है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, उसका चुनाव 5 चरणों में होता है। इसका तर्क क्या है, क्यों ऐसा हुआ? ये है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 जो है वो है जो वोटों की गिनती जो जारी की गई, प्रतिशत में जारी की गई है, लेकिन उसमें फर्क इतना क्यों आ रहा है? चुनाव आयोग ने जो करीब 7, जिस दिन चुनाव होता है उस दिन करीब 7 और 9 बजे के बीच, शाम के 7 और 9 बजे के बीच उन्होंने हर चरण में ये जारी किया है कि करीब करीब कितने प्रतिशत वोट पड़े। और उसके बाद जो आखिरी आंकड़े हैं उनमें काफी अंतर है। और मोटे तौर पे मैं बताऊं, जैसे आप देखेंगे उड़ीसा और आंध्र में 12.5% का फर्क है। असम में 9% से ज्यादा का फर्क है। महाराष्ट्र में 8, 8.5 करीब प्रतिशत का फर्क है। बंगाल में करीब करीब 6% का फर्क है। कर्नाटक में करीब 4% का फर्क है। अगर आप इसको वोटों में तब्दील करें तो आप देखेंगे कि औसत निकालें तो देखेंगे कि जैसे उड़ीसा और आंध्र में हर सीट पे करीब करीब 2 लाख वोटों का फर्क है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में करीब 2.25 लाख का है। बंगाल में करीब 87,000 का है। तो ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ? ये है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 ये है कि आपका जो भी, मतलब ये तो वोट पड़ने की बात हुई। अब जब वोट गिनने की बात आती है तो आप देखेंगे कि करीब करीब सभी सीटों पे 500, मेरे ख्याल से 48 सीटों पे, जबकि 542 सीटें पे गिनती हुई है। सूरत के सीट पे तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। तो 548 सीटों में वोट जो पड़े हैं और वोट जो गिने गए हैं उसमें अंतर है। चुनाव आयोग का जवाब देना बहुत जरूरी है और सभी सीटों के हिसाब से जवाब देना चाहिए, एक एक सीट के हिसाब से। तभी इन आंकड़ों का अध्ययन करने वाले जांच कर पाएंगे कि एक एक सीट पर इस तरह का अंतर क्यों दिखा। अब चुनाव आयोग के पास यह कहने का रास्ता भी नहीं कि उसकी वेबसाइट पर जो वोट हैं, जो आंकड़े हैं और गिने जाने का जो आंकड़ा है वो फाइनल नहीं है, क्योंकि चुनाव के दौरान जब पहले चरण का वोट हो गया, अगले दिन तक डेटा नहीं आया तो लोग बेचैन हो गए, हंगामा मचा और मांग की जाने लगी कि वोट का डेटा, टर्नआउट का डेटा क्यों नहीं आ रहा। 11 दिनों के बाद डेटा दिया गया तो उसे फाइनल नहीं माना जाएगा? माना ही जाएगा। जब ईवीएम में वोट डाला जाता है तो उससे पहले 50 वोट अभ्यास के तौर पर डाले जाते हैं।
लेकिन यहां तो वोट का अंतर 50 से भी ज्यादा है, कहीं कहीं तो 10,000 है। तो यह बहाना भी नहीं चलेगा कि मॉक वोटिंग का यह सब नंबर है। एडीआर ने भी आयोग के डेटा का अध्ययन किया है। एडीआर का तरीका वोट फॉर डेमोक्रेसी से अलग है, मगर नतीजा एक ही तरफ दिखता है कि वोट में अंतर है। एडीआर ने देखा कि हर संसदीय क्षेत्र में कितने वोट पड़े और कितने वोट गिने गए। इससे यह निकल कर आया कि केवल 4 संसदीय क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी 538 क्षेत्रों में वोटों में अंतर देखा गया है। हम फिर से बता दें कि ये 4 सीटें अलग अलग जगहों पर हैं। अमरेली, अटिंगल, लक्षद्वीप और दमन दीव में जितना वोट पड़ा उतना ही गिना गया। तो बाकी सीटों पर अंतर कैसे आ गया? सवाल ये नहीं है कि विनिंग मार्जिन 1745 है और वोट डिफरेंस 1740 है। सवाल जो इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में हर वोट की उतनी ही कीमत है, चाहे वो किसी के विरुद्ध डाली जाए या किसी के पक्ष में डाली जाए। तो कम वोट गिनना और ज़्यादा वोट गिनना और एक वोट का कम होना और एक वोट का ज़्यादा होना हमारे हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये चीज़ इलेक्शन कमीशन को 2019 से पता है। लेकिन अब भी जब ये कहानी पूनम ने शुरू की और अनिकेत ने शुरू की और कुछ लोगों ने भी शुरू की, इलेक्शन कमीशन इस पर चुप है। उनको ये लगता है कि एक चुप 100 को हराए। तो एक्चुअली हम जब ये ख्याल आया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाए और इसमें 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स, एक सोशल साइंसेज में कॉन्सेप्ट है ट्रायंगुलेशन, कि किसी भी चीज़ को आप 3 तरह से नापें और फिर भी एक ही जवाब आए। या जब हम बच्चे थे स्कूल में जो अरिथमेटिक वगैरह के सवाल होते थे, कुछ सवालों के सॉल्व करने के 1 से ज़्यादा तरीके थे। तो ज़्यादा जो बड़े फलने खां बच्चे होते थे, मैं तो उनमें से नहीं था, वो हर सवाल को 3 तरह से सॉल्व करके देखते थे कि रिज़ल्ट यही है क्या। हम तो एक रिज़ल्ट निकाल के खुश हो जाते थे। तो ये what we are presenting today is a result of the process of triangulation, that 3 independent sources have come to the same conclusion कि कम से कम चलो 2.5 सोर्सेज, इसने पूरा नहीं किया, पूनम ने और एडीआर ने तो पूरा किया है, कि 538 constituencies have discrepancies, 538 out 543, and then we have proof, and I am so happy कि वो 4 constituencies में डिफरेंस नहीं है। उससे ये साबित होता है कि ये पॉसिबल है। तो जो इलेक्शन कमीशन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बिल्कुल सही काम कर सकता है, वो बाकी 538 में क्यों नहीं कर सकता? ये हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं। ये तो खैर बड़ी बात है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी 538 में वो 538 एक्सप्लेनेशन हमें बताएं। एडीआर के अनुसार 362 सीटों पर जितने वोट पड़े थे उससे कम गिने गए और 176 सीटों पर जितने वोट पड़े उससे ज्यादा गिने गए। इन 176 सीटों पर जितने वोट पड़े वहां 35,000 से ज्यादा वोट गिने गए हैं। ऐसे वोटों की संख्या जो कम या ज्यादा हैं मिलाकर करीब 5 लाख बताई जा रही है, उससे भी ज्यादा। इसी तरह 2009 में इसी संस्था ने पाया था कि 7 लाख से अधिक वोटों का अंतर है। कहीं 1 वोट का अंतर मिला था तो कहीं 1 लाख का भी। 2019 में 6 सीटें ऐसी थीं जिनमें जीत की मार्जिन से भी ज्यादा गिने गए वोटों में अंतर था। एडीआर ने मांग की है कि चुनाव आयोग 2019 और 2024 के आंकड़ों की जांच करवाए कि इतना अंतर कैसे आ सकता है। 1 महीने से यह सवाल उठ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। एडीआर के हिसाब से कम या ज्यादा गिने गए वोटों की संख्या करीब 5.5 लाख है। अगर एक सीट पर भी किसी को अनुचित जीत मिली है तो उससे चुनावी प्रक्रिया और नतीजों पर गंभीर सवाल उठते हैं। आपको याद होगा मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट पर शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार को 48 वोटों से जीत मिली थी।
अब जैसे यह गुल्लक खाली है, आपने इसमें 100 रुपए का नोट डाला तो 100 ही गिना जाएगा। गिनते वक्त यह तभी कम होगा जब कोई इसमें से कुछ रुपए निकाल लेगा, या फिर ज्यादा तभी होगा जब इसमें 100 रुपए के अलावा कुछ और नोट डाल देगा। दो ही स्थितियों में गुल्लक में 100 से कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, नहीं तो 100 का 100 ही रहेगा। उसी तरह ईवीएम में जितने वोट पड़े उतने ही तो गिने जाएंगे। कम कैसे गिन लिए जाएंगे और ज्यादा कैसे? 29 जुलाई को दिल्ली के प्रेस क्लब में तीनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अलग अलग अध्ययन करते हुए तीनों एक ही नतीजे पर पहुंचे। वोट फॉर डेमोक्रेसी, एडीआर और पूनम अग्रवाल के 363 संसदीय क्षेत्रों में जितने वोट पड़े थे उससे कम वोटों की गिनती हुई। 176 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा की गिनती हुई। पत्रकार पूनम अग्रवाल का यूट्यूब चैनल है एक्सप्लेन एक्स। पूनम चुनाव आयोग की प्रक्रिया और आंकड़ों को लगातार फॉलो करती हैं। फॉर्म 17C के मसले को लोगों तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा। पूनम ने तो 2019 के आंकड़ों में भी इसी तरह का अंतर पकड़ा था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, आज तक फैसला नहीं आया। इस बार भी जब पहले चरण के मतदान का डेटा नहीं आया था तब एडीआर को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। 2019 में जब मैंने ये पहली बार रिपोर्टिंग की थी इस मैटर पे, जहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आई थी, उस समय जो डेटा अवेलेबल था ऑनलाइन, जो ईसीआई ने डाला था ऑफिशियली, और उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज़ द फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा, 4 फेजेस का डाला था। तो 4 फेजेस का मैंने मैच करने की मतलब ऑफ कोर्स टैली किया, तो उसमें से 373 में डेटा मैच नहीं किया, तो उसमें मैंने रिपोर्टिंग भी की थी। द फैक्ट दैट कि उस समय वो जब मैंने रिपोर्टिंग की तो उन्होंने डेटा जो विड्रॉ कर लिया वेबसाइट से, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उस पर। बाद में एडीआर ने ऑफ कोर्स इस पर PIL फाइल किया, तो उनको जो भी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। बट व्हाट इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग कि काउंटिंग के वक्त तो जो डेटा अपलोड होता है हुआ, रिजल्ट्स आउट हुए, लेकिन सितंबर में जो भी इलेक्शन कमीशन यहाँ फॉलो करता हो या थोड़ा भी जिसको जानकारी हो, इलेक्शन कमीशन एक है ना डिटेल्ड रिपोर्ट अपलोड करते हैं, और 2024 का भी वो करेंगे अराउंड सितंबर अक्टूबर, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस करेंगे, कौन जीता, कितना वोट शेयर, कितना। तो वो डेटा अगर आप निकालें, 2019 का मैंने निकाला था, इलेक्शंस जब 2024 के हो रहे थे, तो उसमें आप देखेंगे कि डेटा परफेक्टली मैच कर रहा था 2019 का। तो जो डेटा पहले नहीं मैच कर रहा था, रिजल्ट के पहले जो उन्होंने अपलोड किया था वोट्स पोल का, वो एकदम परफेक्टली मैच कर रहा था, एक्सेप्ट फॉर आई फील मे बी 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़ के। तो जब 2019 का डेटा इतना परफेक्टली मैच कर रहा है, तो अब 2024 का जो डेटा हमारे पास है उसमें क्यों नहीं मैच कर रहा? अगर उस समय मैच करा जा सकता था, जब टेक्नोलॉजी वाइज आई प्रिज्यूम कि इलेक्शन कमीशन उतना वेल इक्विप्ड नहीं था, बट ओवर द 5 years दे आर बेटर इक्विप्ड। तो अब वो डेटा क्यों नहीं वो अच्छे से एनालिसिस, आई शुड नॉट से एनालिसिस, बट काउंटिंग क्यों नहीं रोबस्ट वे से कर रहे हैं? क्यों वोट्स पोल का जो डेटा वो अपलोड करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो दिस रेजेस क्वेश्चन, अगर 2019 के डेटा में भी प्रॉब्लम परसिस्ट करता, अगर उस समय भी मैच नहीं करता और अभी भी नहीं मैच करता, still there is an explanation. Secondly, now deficit, चलिए उन्होंने चोकर साहब ने तो कहा है कि ये रीजंस दिए कि टेक्निकल ग्लिच हो गया, ईवीएम नहीं काउंट हुआ। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ईवीएम नहीं काउंट हुआ, वीवीपैट स्लिप्स तो थे आपके पास, आपने 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके वीवीपैट लगाया, उस पर इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसको काउंट कर लीजिए। हु इज स्टॉपिंग यू? थोड़ा समय लगता, और एक पोलिंग बूथ में कम से कम कितने 600 से 700 वोट्स ऑन एन एवरेज पड़ते, कितना टाइम लगता है 600-700 वीवीपैट स्लिप आपको काउंट करने में? सेकेंडली, डेफिसिट आपका ये एक्सप्लेनेशन, सरप्लस कैसे हो गया? जितने वोट गिरे हैं पोलिंग में उससे ज़्यादा आप कैसे काउंट कर सकते हैं? दैट्स अमेजिंग। मुझे तो ये लॉजिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है इसके पीछे कि आप सरप्लस वोट कैसे काउंट कर रहे हैं, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बल्कि इतने सारे, अराउंड 160, आई थिंक सो 162 में बी मोर एक्यूरेट, वो आप देख लीजिएगा, डेटा है आपके पास, उतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरप्लस वोट। अब एक और, मैं अब आई एम बीइंग डेविल्स एडवोकेट ऑल्सो एट द सेम टाइम, जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट ऑल्सो आई थिंक उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि
50 वोट जो मॉक पोल का डलता है, आप में से कुछ को पता होगा कि पोलिंग शुरू होने के पहले 50 वोट मॉक पोल पढ़ते हैं जस्ट टू सी वेदर द ईवीएम्स आर वर्किंग फाइन और नॉट। तो अगर मॉक पोल के वोट्स रह गए, उन्होंने डिलीट नहीं किया, तो सरप्लस 50 वोट तक एक्सप्लेनेबल था, बट यहाँ तो 3000 से ऊपर के वोट्स सरप्लस में आए। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो ये जो हमने डेटा क्रंचिंग की है, इसके पीछे ये कोई भी इरादा नहीं है, मेरा भी नहीं है। मिस्टर जगदीप चोकर ने भी क्लियर कर दिया, वी आर नॉट रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द रिजल्ट्स, ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज क्लैरिटी, क्लैरिफिकेशन एज अ वोटर। सबने कहा कि डेटा में इतना अंतर समझ से बाहर है। नतीजों पर सवाल उठाने से पहले चुनाव आयोग की सफाई का इंतजार करना चाहते हैं। उनसे भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिन आंकड़ों के आधार पर यह किया गया वह तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ही आप सभी के लिए उपलब्ध है, आप भी देख सकते हैं। चुनाव आयोग का चुप रह जाना उसकी विश्वसनीयता पर गहरा संदेह प्रकट करता है। अनिकेत आगा ने भी स्वतंत्र रूप से कुछ सीटों पर आंकड़ों का विश्लेषण किया है। उन्होंने भी बताया कि ट्विटर पर असम को लेकर कुछ सवाल पूछा था वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी से, लेकिन आज तक उसका मुकम्मल जवाब नहीं आया। अनिकेत आगा भी 29 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस मामले में ये चौथे हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से कई सीटों के आंकड़ों को देखा है। मैंने जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखी, एक छोड़ के मैंने सारी नहीं देखी, मैंने जो देखी वो मैंने इन लोगों के साथ शेयर करी और वो मैच करती हैं। देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन ऑल बट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं देखी, मैंने जहाँ विक्ट्री मार्जिन्स लो थी उन पे फोकस किया था। मेरे सैंपल में लार्जेस्ट डिफरेंस वाज अलीगढ़, जहाँ 5896 वोट्स कम गिने गए। So the votes counted were 5,896 lower than the votes polled. इससे next greatest discrepancy in my sample was Karimganj in Assam, where 3,811 extra votes were counted. पूनम ने जैसे कि अभी कहा 50 वोट तक हम अनुमान लगा सकते हैं, but how do you explain 3,811 excess votes? और मेरे पास इसका ब्रेकअप भी है जो मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि करीमगंज में सबसे ज़्यादा एक्सेस वोट्स पत्थरकंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिने गए 2450। 6 जून को जैसा कि जगदीप जी ने कहा, सीईओ यूपी ने मुझे ये जवाब दिया था, बट गौर करने की बात यह कि इस जवाब से सिर्फ उतना एक्सप्लेनेशन मिलता है, वो भी बिल्कुल जेनेरिक लेवल पे, कि कम वोट्स कहाँ काउंट होते हैं। ये अभी तक, और मैंने इलेक्शन कमीशन से वाया ईमेल ये स्पेसिफिकली भी पूछा, और सिंस वो ट्विटर पे जवाब दे रहे थे मैंने ट्विटर पे भी उनसे पूछा है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन एक्सेस वोट्स। कोई जवाब मुझे मिला नहीं जब तक मैंने करीमगंज का एग्जाम्पल ट्विटर पे नहीं डाला। ये 8 जून की बात है, सो 2 days आफ्टर द सीईओ यूपी रिप्लाइड टू मी। 8 जून को सीईओ आसाम फ्रॉम हिज ऑफिशियल हैंडल अगेन ऑन ट्विटर replies to me, I quote, returning officer and DC Karimganj has been asked to inquire and explain the discrepancy. More details can be shared on receipt of official report from RO Karimganj. इस पे उन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड इंफॉर्मेशन आसाम को टैग किया, एंड कोट। This is on 8th June. I have written to both the returning officer at Karimganj and the CEO of Assam. Today is 29 July. They have gone completely quiet. So I would just like to emphasize again कि जो भी threadbare explanation मिला election commission से वो generic है. It does not explain any specificities and it absolutely does not explain the case of excess votes. इनके अनुसार असम के करीमगंज में 3811 वोट ज्यादा गिन लिए गए। ये कैसे हो सकता है? इतना वोट कहां से आ गया? तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में तो 16,791 वोट ज्यादा गिने गए, असम के कोकराझार में 10,700 वोट ज्यादा गिने गए और ओडिशा के ढेंकनाल में 9,427 वोट ज्यादा गिने गए। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए।
आपको याद होगा चुनाव के बाद जब सांसदों ने शपथ ली तब अखिलेश यादव से लेकर महुआ मोइत्रा तक ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और भूमिका पर सवाल उठाए थे और इशारों में काफी कुछ कह दिया था। The Election Commission of India. The speech expresses gratitude to the ECI for conducting the largest election in the world. With all humility, with no intent to denigrate the office of what used to be the august constitutional body of this land, let us as members of this opposition put on record that we won in spite of the EC, not because of it. The commissioners chosen by a government-dominated panel in willful disobedience of the Supreme Court turned a deaf ear to the most egregious violations of the Model Code of Conduct by the ruling party, by the Honorable Prime Minister with his hate-filled speeches and his divisive religion-based rhetoric. This country has been ashamed and disgusted by the language used against minorities during this campaign. This election will go down in history where an eager and compliant election commission turned a blind eye and a deaf ear against the excesses of the ruling party when the MCC was in effect. Opposition leaders were arrested, party accounts were frozen, ED and CBI even came into our election offices with impunity. Ultimately, the voters took charge and they said, "बहुत हो गया." मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। सीएसडीएस और लोक नीति ने भी अपने सर्वे में पाया है कि 28% लोगों ने आयोग के प्रति भरोसा जताया है। जो लोग सर्वे में शामिल थे उनमें से 28% लोगों को ही चुनाव आयोग पर भरोसा है। सन 2000 की तुलना में 2024 में भारी गिरावट आई है। चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता की चिंता करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जब भी सवाल उठता है आयोग आक्रामक हो जाता है, लेकिन यहां तो उसकी वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि जितने वोट पड़े उससे कम या ज्यादा कैसे गिने गए और वोटर टर्नआउट और फाइनल डेटा में 12% का अंतर कैसे आ गया। इसे इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के ऑडिट के लिए उपलब्ध कराया ही जाना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि विनिंग मार्जिन 1745 है और वोट डिफरेंस 1740 है। सवाल जो इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में हर वोट की उतनी ही कीमत है, चाहे वो किसी के विरुद्ध डाली जाए या किसी के पक्ष में डाली जाए। तो कम वोट गिनना और ज़्यादा वोट गिनना और एक वोट का कम होना और एक वोट का ज़्यादा होना हमारे हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। चुनाव के दौरान आयोग को लेकर जितने भी सवाल उठे उसे हमने विस्तार से कवर किया है और सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल पर उपलब्ध हैं। चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव के दौरान 2 ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी हमारी रिपोर्ट है। इस चुनाव में तो यह भी आरोप लगा कि आयोग हर चरण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। मुंबई में आरोप लगा कि मतदान के दिन प्रक्रिया धीमी हो गई। कई लोगों ने हैरानी जताई और अब 3 रिपोर्ट आपके सामने है जो वोटों की गिनती के आंकड़ों को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
आयोग को चालू मुहावरों या जुमलों में या पुराने पढ़ चुके शायरों के शेरों के सहारे नहीं, बल्कि एक एक संसदीय क्षेत्र के आंकड़ों के आधार पर जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि जहां 1 लाख वोट पड़ा है वहां 90,000 की गिनती किस हिसाब से हुई, 10,000 वोट कहां गया, या 1,10,000 की गिनती कैसे हो गई, 10,000 का वोट कहां से आ गया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।